साथियों नमस्कार, साहित्य मंजूषा में मैं सचिन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों इस चैनल पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ के हिंदी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस देख रहे हैं और अभी तक हमने इस चैनल पर जून 2025 और दिसंबर 2024 के पेपर की एनालिसिस देख ली है और आज हम इस वीडियो में जून 2024 के पेपर के एनालिसिस देखेंगे और यह इसका दूसरा भाग है। यदि आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो उसे आप अवश्य देख लें। पहले भाग में हमने 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों की एनालिसिस देखी है और आज हम 31 से लेकर 60 तक के प्रश्नों की एनालिसिस देखेंगे। यह जो पेपर है जून 2024 का, यह 27 अगस्त 2024 को एनटीए के द्वारा आयोजित की गई थी और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस प्रयास को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें और जो भी नेट जेआरएफ से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ अपलोड की जा रही है, उसकी भी सूचना आप तक पहुँचती रहे। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आ, आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। सॉरी। पहला प्रश्न है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी में हीराबाई को ले जा रही बैलगाड़ी के रास्ते में उल्लिखित स्थानों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। फारबिसगंज, चंपानगर, सीताधार, तेगछिया और नननपुर। तो जब आप तीसरी कसम कहानी को पढ़े होंगे तो उसमें जब हीरामन हीराबाई को अपनी बैलगाड़ी में बैठा कर ले जाता है तो वहाँ उसमें कुछ स्थानों के नाम कहानी में आते हैं। बैलगाड़ी चलते हुए वहाँ पर कुछ स्थानों के नाम कहानीकार ने बताए हैं, तो आपको बताने हैं कि उनके क्रम क्या हैं, कौन जगह पहले आता है और कौन जगह बाद में आता है। तो आप देखिए जो सबसे पहला जो आता है वो चंपानगर आता है, उसके बाद तेगछिया आता है, उसके बाद नननपुर आता है, उसके बाद सीताधार आता है और सबसे आखिर में फारबिसगंज आता है इस विकल्प के अनुसार। तो यहाँ हमारा BDECA जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। और तीसरी कसम जो कहानी है वो आप सभी जानते हैं, उसके जो कहानीकार हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। फणीश्वर नाथ रेणु ने यह कहानी 1956 में लिखी थी। कहीं कहीं जो है यह इसके बारे में 1957 भी कहा जाता है। और यह जो कहानी है वो कहानी संग्रह जो है उनका जो ठुमरी है उसमें प्रकाशित हुई थी, जो 1959 में आई थी। इस कहानी के बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो तथ्य है वो ये है कि इसका नाम जो तीसरी कसम है, वो इसमें जो 3 कस्में हैं, जो हीरामन 3 कसम खाता है, वो कौन-कौन से 3 कसम हैं, उससे आप ज़रूर जब आप कहानी पढ़ें तो आप ज़रूर याद रखें। बहुत फ्रीक्वेंटली ये पूछ लिया जाता है कि जो तीनों कसम है वे कौन-कौन सी थी। तो जो पहला कसम था वो जिसमें वो कहता है कि हम जो है चोर बाज़ारी का माल नहीं लादेंगे, ठीक है? जो हीरामन पहला कसम यही खाता है कि हम जो है चोर बाज़ारी का माल नहीं लादेंगे, है ना? और दूसरा वो कहता है कि बाँस नहीं ढोएगा। मैं अपनी बैलगाड़ी पर जो है बाँस नहीं ढोऊँगा। क्योंकि वो एक बार जब बाँस ढो रहा था तो वो पकड़ लिया गया था पुलिस के द्वारा। और तीसरा कसम जो इस कहानी के आखिरी में वह खाता है, वो ये कहता है कि कंपनी की औरत को कभी अपनी बैलगाड़ी में नहीं बैठाएगा। बहुत ही जो है मार्मिक कहानी है, कंपनी की औरत को नहीं बैठाएगा, ठीक है? तो अगला प्रश्न, बागबां आया गुलिस्तां में कि सयाद आया, जो कोई आया मेरी जान को जल्लाद आया। अंग्रेजी राज्य के संदर्भ में यह कथन भारतेंदु के किस निबंध से है? बादशाह दर्पण, वैष्णवता और भारतवर्ष, अथ अंग्रेज स्त्रोत लिख्यते, पांचवा पैगंबर। तो आप बताइए कि आपने जो टेक्स्ट बुक जो पढ़े हैं, जो निबंध लगे हुए हैं आपके सिलेबस में, उससे ये प्रश्न आया है कि ये निबंध जो है किस निबंध से यह कथन आया है। तो यह भारतेंदु के बादशाह दर्पण से यह जो है यह जो पंक्ति उठाई गई है। बादशाह दर्पण में जो है बहुत सारे जो लोग इकट्ठा हुए थे, बहुत सारे पूरे देसी रियासतों के जो बादशाह राजा
महाराजा इकट्ठा हुए थे, उसका एक विस्तृत वर्णन है इस निबंध में। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा बादशाह दर्पण। एक और अगर आप जब भारतेंदु के निबंधों को पढ़ें, तो खासकर भारतेंदु ने जो भी ऐतिहासिक निबंध लिखे हैं, है ना? वे कौन-कौन से निबंध ऐतिहासिक में हैं, आप उन्हें ज़रूर पढ़ें। जैसे वे कहते हैं कश्मीर कुसुम और उदय पूर्वोदय इनका जो है ऐतिहासिक निबंधों में आता है। इन्होंने क बहुत सारी पुरातत्व संबंधी निबंध भी लिखे हैं, जिसमें वो रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका ये सब इनके पुरातत्व संबंधी निबंधों में आती हैं। तो ऐसे निबंध बहुत सारे लिखे हैं भारतेंदु ने, जिसमें वे धर्म संबंधी, कला संबंधी, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, है ना? तो जब भी आप पढ़ें तो ये ज़रूर याद रखें कि भारतेंदु की जो निबंध हैं, वे उनके विषय क्या हैं? वे विचारात्मक निबंध हैं या वर्णनात्मक निबंध हैं? तो इस ढंग से अगर आप भारतेंदु के निबंधों को पढ़ेंगे, तो आगे जो ये संभावना बनती है कि भारतेंदु से किस तरीके के उनके निबंधों से प्रश्न बन सकते हैं, तो आप आसानी से उसे क्रैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दुलाई वाली कहानी में सीता नामक बालिका की आयु है 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष और 11 वर्ष। बहुत आसान प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी आपने जो पढ़ी है, अगर आप पढ़िए तो बहुत आसानी से इसका उत्तर दे लेंगे, क्योंकि कहानी की शुरुआत में ही यह बताया जाता है कि जो है सीता नामक जो बालिका की आयु है वो 10 वर्ष है ना? जैसे जब कहानी शुरू होती है तो बताया जाता है कि मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी था, यानी रहने वास स्थान के उपयोगी था। एक मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ एक कोठरी में हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगता है। क्या है कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी होती है। यहाँ पर बता दिया जाता है कि 10 बरस की बालिका जो है आकर पूछती है नवागंतुक व्यक्ति से कि क्या है? तब वह कहता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है जानकी, उसे बुला लाओ, है ना? तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि जो दुलाई वाली कहानी में जो सीता है, वो 10 वर्ष की है और वो जो सीता है वो जानकी की बहन है ना? और जो वो व्यक्ति आया है वो जानकी का पति है, ठीक है? तो संबंध में जो है वो बालिका है वो और उनकी साली या ये उनके जीजा जी ठहरे। तो खैर जो दुलाई वाली कहानी है, हम जानते हैं कि वे बंग महिला कहानीकार जो हैं उनके द्वारा लिखा गया है, जिनका जो नाम है वो राजेंद्र बाला घोष है, ठीक है? और यह कहानी 1907 में लिखी गई है इनके द्वारा। ये कुछ बहुत सामान्य सी जानकारियां हैं। अगला प्रश्न, बच्चन सिंह के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की सीमाओं का उद्घाटन सर्वप्रथम किस आलोचक ने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा और शांतिप्रिय द्विवेदी। तो आप बताइए कि बच्चन सिंह किसे मानते हैं कि किस विद्वान ने रामचंद्र की शुक्ल की सीमाओं का सबसे पहले उद्घाटन किया? यानी कि रामचंद्र शुक्ल के बारे में जो उनकी बहुत सारी अवधारणाएं हैं, उनको उनको सीमांकन उनका किया गया कि यहाँ तक रामचंद्र शुक्ल जो है यही उनकी सीमा है, इसके आगे वे उनकी अवधारणाओं में कुछ कमियां हैं। तो उस तरफ जो पहला इशारा किया था, ऐसा बच्चन सिंह मानते हैं कि वे नंद दुलारे वाजपेयी थे। और नंद दुलारे वाजपेयी पर जब आप आ जाते हैं, तो नंद दुलारे वाजपेयी की जो महत्वपूर्ण आलोचनात्मक उनके जो ग्रंथ हैं, आप उन्हें जरूर पढ़ें, है ना? कुछ बहुत महत्वपूर्ण, जैसे उनके नए साहित्य और नए प्रश्न, है ना? नया साहित्य उनका जो है आलोचनात्मक ग्रंथ है जो बहुत महत्वपूर्ण है। नया साहित्य, नए प्रश्न, जो 1955 में आता है, ठीक है? उससे पहले उनका हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आता है। ये जब आप आलोचना पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे आलोचक हैं, उनके क्या-क्या आलोचना ग्रंथ हैं, तो जब आप उसमें पढ़ेंगे तो आप ये ज़रूर पढ़ेंगे 20वीं शताब्दी, ठीक है? ये 1942 में आई थी। और आधुनिक साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है नंदुलारे वाजपेयी का। तो जब भी आप इस ढंग से पढ़ेंगे, ये 1950, 1942,
1950 और 1955 ये 3 बहुत महत्वपूर्ण इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं और भी बहुत सारे हैं। जैसे उन्होंने सूरदास पर लिखा है, कवि निराला पर लिखा है, नई कविता पर लिखा है, तो आप जब पढ़ें तो इन सब ग्रंथों को ज़रूर पढ़ें। अगला प्रश्न देखिए, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी नाहि त काह छार भरी मुठी। पद्मावत में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? अलाउद्दीन, रतन सेन, हीरा मनसुख, नागमती के द्वारा। तो आप बताइए कि जो पद्मावत में यह कथन है वह किसके द्वारा कहा गया है ना? तो यह जो कथन है वो हीरामन शुक के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर जो तोता है वो इस पद्मावत में उसका नाम हीरामन है। उसने यह कहा कि मानुष प्रेम भयो बकंठी नाही त कहा छार भरी मुट्ठी। ठीक है। जो पद्मावत है, पद्मावत हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध क्या है, महाकाव्य है या प्रेमाख्यानक महाकाव्य हम जानते हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचनाकार हैं। और इसका जो रचना काल है उसके बारे में हम कहते हैं कि यह संवत 1540 ईस्वी में लिखी गई है जायसी के द्वारा। ठीक है। इसमें रतन सेन नायक हैं और नायिका पद्मिनी है और जो है उनकी जो पत्नी है नागमती है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है नागमती वियोग खंड, जिसे आचार्य शुक्ल कहते हैं कि यह हिंदी साहित्य का अनुपम रत्न है या अनुपम निधि है। ठीक है। और जायसी का जो समय है वहां पर हम देखते हैं 1492 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। ठीक है। और इनके अन्य अन्य जो रचनाएं हैं जिनमें पद्मावत है और अखरावट है ना, और आखिरी कलाम है, ये सब आप जानते हैं। अगला प्रश्न, सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। मुर्दहिया में प्रयुक्त शब्द और उनके आशय। डांगर, अन्यास, परवाना, विस्टोरिया। यहाँ पे उनके जो है इन शब्दों के आशय बताए गए हैं और आपको बताने हैं कि उनके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। डांगर का क्या मतलब है, अन्यास का क्या मतलब है, परवाना, विस्टोरिया। तो यहाँ पर डांगर जो है ये बहुत गांवों में आज भी डांगर के बारे में कहा जाता है। जो जो डांगर होता है वो मरे हुए पशुओं के मांस को हम डांगर कहते हैं। और अन्यास जो है वो लाल कपड़े में रखी हुई पांडुलिपि के लिए कहा जाता है। और परवाना शव यात्रा के दौरान गाया जाने वाला एक विशेष भजन है जो मुर्दहिया आत्मकथा में इसका जिक्र करते हैं तुलसीराम। और बिस्टोरिया जो है वो चांदी का सिक्का होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा तीसरा विकल्प है वो सही हो जाता है। और मुर्दहिया हम जानते हैं कि आत्मकथा है, यह तुलसीराम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और यह इन्होंने 2010 में लिखा है। दूसरा भाग जो है इस आत्मकथा का जो उन्होंने तुलसीराम ने लिखा है वो मणिकर्णिका है। और मणिकर्णिका इन्होंने जो है वो 2014 में लिखी है। ठीक है। अगला प्रश्न, राजभाषा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य मिलते हैं। अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है। 17 जून 1957 को राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 350 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा की व्यवस्था है। अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रथम 5 और 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 345 में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं या हिंदी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि राजभाषा के संबंध में जो निम्नलिखित तथ्य हैं उनमें हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 343 एक है उसके अनुसार यह कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह सत्य कथन है। दूसरा जो है 17 जून 1957 को राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया। तो यह जो कथन है वो गलत हो जाएगा क्योंकि 17 जून 1957 को नहीं हुआ था, ये 7 जून
1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अनुच्छेद 350 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा की व्यवस्था है नहीं। जो 350 है, उसमें हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक यानी भाषाई अल्पसंख्यकों की बात कही गई है, उनके संरक्षण की बात की गई है। और यहाँ पे अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रथम 5 और 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग का राजभाषा आयोग नियुक्त कर सकता है, यह ठीक कथन है। अनुच्छेद 345 में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं या हिंदी को सरकारी प्रयोजन के लिए स्वीकार कर सकेगा, यह भी ठीक कथन है। तो ADE हमारा जो है वो सही कथन हो जाएगा। राजभाषा से संबंधित जो भी हमारे 343 से लेकर 351 तक जो अनुच्छेद हैं, उसे आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि जो हिंदी को राजभाषा बनाया गया था वो 14 सितंबर 1949 को बनाया गया था। इसीलिए इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बहुत सामान्य सा तथ्य है जो आपको याद रहना ही चाहिए। 14 सितंबर है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारतीय संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाएं भी हैं, ठीक है। वे 21 अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? यानी कुल 22 भाषाएं हैं हिंदी को लेकर। और वे 22 भाषाएं कौन कौन सी भाषाएं हैं और उन्हें जो है कब कब जो है संविधान में जो है संविधान की जो 8वीं अनुसूची, जिसमें, ठीक है, 8वीं अनुसूची में ही इन 22 भाषाओं को जो है वो शामिल किया गया है। और कब कब शामिल किया गया? जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थी। और उन 14 भाषाओं के बाद ये 22 भाषाओं की जो यात्रा है, इसे आप अपने अध्ययन में जरूर शामिल करें कि कब 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 से संशोधन हुए, कौन सा संशोधन हुआ और किस सन में संशोधन होकर किन भाषाओं को जो है इन 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो आप जब अपना अध्ययन करेंगे तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगला बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या है? निम्नलिखित विचारकों को जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। फ्रायड, किरकेगार्ड, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और ज्योतिराव फुले। तो अगर आप बता सकते हैं तो कोशिश करें इसके उत्तर देने की। यहाँ पर जो भी विचारक हैं उनके जन्म वर्ष से प्रश्न आ रहे हैं, तो आप उनके जन्म वर्ष को भी याद रखेंगे। जन्म वर्ष से हमें ये पता चलता है कि किस समय में कौन सा विचारक उपस्थित था और उस समय में उसकी क्या दखल थी, ये बहुत जरूरी होता है। समय जान लेने से ये हम समझ सकते हैं। तो जो यहाँ पर जो फ्रायड हैं, फ्रायड का हम देखते हैं कि वे 1856 में उनका जन्म हुआ था और वो भी उनका ऑस्ट्रिया में हुआ था जन्म, ठीक है। ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। और किरकेगार्ड का जो जन्म हुआ था वो 1813 में हुआ था और ये डेनमार्क में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो है 1818 में हुआ था, जर्मनी में। महात्मा गांधी का 1869 में हुआ था, भारत में। ज्योतिराव फुले का जो जन्म है वो 1827 में हुआ था, भारत में, ठीक है। फ्रायड के बारे में हम जो जानते हैं वो बात पहले, हाँ पहले इसका उत्तर देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि बी सी ई ए डी इसका जो है सही विकल्प हो जाएगा। फ्रायड को हम मनोविश्लेषणवाद के जनक के रूप में जानते हैं, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद। किरकेगार्ड को हम जो है अस्तित्ववाद के जनक के रूप में जानते हैं। कार्ल मार्क्स को हम मार्क्सवाद, जिसे साम्यवाद भी कहते हैं। महात्मा गांधी जो एक भारतीय राजनेता और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के एक प्रमुख राजनेता के रूप में याद करते हैं। ज्योतिराव फुले के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण कथन है कि इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की 1873 में। सत्य शोधक समाज 1873 में। और इनकी बहुत एक महत्वपूर्ण पुस्तक है गुलामगिरी, जो आपको पढ़नी ही चाहिए। ये अपने समय की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो उस समय की हलचलों और उस समय की
जो है समाज की विषमताओं को लेकर आधार बनाकर लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है के अनुसार सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में प्रयोग की वस्तुएं हैं और सूची 2 में निर्यातक देश हैं। इस निबंध में कुछ प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का जिक्र है और वे किस देश से निर्यात की जाती हैं भारत में उनका जिक्र है, तो उनसे उनका मिलान करना है। मार्किन की धोती, लाकलाट का अंगा, कंघी और चर्बी की बत्ती। तो आप बताइए कि मार्किन की धोती किस देश से निर्यात होती है, लाकलाट का अंगा कहाँ से आता है, कंघी कहाँ से आती है और चर्बी की बत्ती कहाँ से आती है। तो मार्किन की धोती जो है वो अमेरिका से निर्यात की जाती थी उस समय जब भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। लाकलाट का अंगा इंग्लैंड से आता था, कंघी फ्रांसीसी फ्रांस से आता था और चर्बी की बत्ती जो है वो जर्मनी से आती थी। तो यहाँ पर जो हमारा जो दूसरा विकल्प हो जाएगा 2 3 1 4 वो सही हो जाएगा। ठीक है। और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है यह निबंध हम जानते हैं कि यह जो निबंध है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र इस निबंध को सबसे पहले जो है बलिया के ददरी मेला में भाषण के रूप में दिया था। ठीक है। बलिया के ददरी मेले में 1884 में दिया था। ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार की मनमानी पर भी व्यंग किया जाता है और भारतीयों की जो कमियां हैं अ, उन पर भी व्यंग किया जाता है। और हम देखते हैं कि अंग्रेजों के पर व्यंग करने के साथ ही उनका जो काम के प्रति जो समर्पण है, जिस ढंग से वे परिश्रम करते हैं उसकी तारीफ भी इस निबंध में भारतेंदु ने की है। अगला प्रश्न देखिए, कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन नर निर्भर न करे, अपनी दुर्बलता बल संभाल, गंतव्य मार्ग पर पैर धरे, कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है। बताइए, स्वप्न से, पीड़ा से, आशा से और संघर्ष से। तो यह जो पंक्ति है वह इड़ा सर्ग से ली गई है। इड़ा आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। इड़ा सर्ग जो है कविता में पढ़ना है आपको। तो आप जब भी सर्ग की पंक्तियां पढ़ें तो जो याद रखें कि यह किस सर्ग से संबंधित है। इड़ा सर्ग से ली गई है। और कामायनी जो महाकाव्य है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है और यह इन्होंने 1936 में लिखा था। इसमें 15 सर्ग हैं और पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि इन 15 सर्गों के क्रम और कौन से सर्ग हैं। कई बार पूछ सकता है कि कौन से सर्ग कामायनी में नहीं है, तो आप इन क्रम को अगर याद रख लेंगे तो अगर क्रम से संबंधित सजाने के लिए प्रश्न आते हैं या फिर इस ढंग से प्रश्न आते हैं कि कौन से कामायनी में सर्ग हैं या नहीं है तो भी आप कर लेंगे। तो हमने बताया था कि इसमें 15 सर्ग को याद आप जरूर कर लें। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, जो है लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, है ना। फिर से आप सुन लें, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये जो 15 सर्ग हैं आपको याद ही होने चाहिए। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती में प्रकाशित निम्नलिखित कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान कहानियों के रूप में माना है। इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी, प्लेग की चुड़ैल, मास्टर भगवान दास, दुलाई वाली बंग महिला, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल, पंडित और पंडितानी, गिरिजादत्त वाजपेयी। तो आप बताइए कि अम, रामचंद्र शुक्ल ने किन कहानियों को मार्मिकता की दृष्टि से भावना प्रधान कहानियों की श्रेणी में रखा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह जो प्रश्न है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानियों के जो है विवरण देते हुए उन पर विवेचना करते हुए जो है आचार्य शुक्ल कहते हैं कि जो प्रारंभिक हिंदी की कहानियां हैं उनमें मार्मिकता की दृष्टि से जो कहानी है हम देखते हैं कि इंदुमती कुशेलाल गोस्वामी का और दुलाई वाली बंग महिला और 11 वर्ष का समय जो स्वयं उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। यहाँ पर ए, सी और डी को वे कहते हैं कि मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रधान ये
कहानियां हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध की कविता है। ब्रह्म राक्षस, भूरी भूरी खाक धूली, भूल गलती, टूटने का सुख और भग्नदूत। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सी कविता जो है मुक्तिबोध की है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ब्रह्म राक्षस उन्हीं की कविता है, भूरी भूरी खाक धूली उन्हीं का काव्य संग्रह है और उनकी कविता है, भूल गलती चाँद का मुंह टेढ़ा में संकलित उनकी कविता है। यहाँ पे टूटने का जो सुख है वो मुक्तिबोध की कविता नहीं है और भग्नदूत भी मुक्तिबोध की कविता नहीं है। जो टूटने का सुख कविता है वो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। ठीक है। ये किसकी कविता है? वो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है। और ये भग्नदूत जो है वो अज्ञे का काव्य संग्रह है जो 1933 में आता है और यही अज्ञे का संभवतः पहला जो है काव्य संग्रह है। तो यहाँ ब्रह्म राक्षस, भूरी भूरी खाक धूली और भूल गलती जो है मुक्तिबोध की कविता है। और यह जो ब्रह्म राक्षस है ये भी चाँद का मुंह टेढ़ा में संकलित है और भूल गलती भी चाँद का मुंह टेढ़ा में संकलित है और दोनों जो है 1964 में प्रकाशित हुए थे। भूरी भूरी खाक धूली जो है 1980 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आप इसे जरूर याद रख लें। अगला प्रश्न, सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए। आलोचक और उनके आलोचना ग्रंथ से उनका मिलान करना है। शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, इंद्रनाथ मदान। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, साहित्य का समाज शास्त्र और रूपवाद, आधुनिक कविता का मूल्यांकन, युग और साहित्य। तो यहाँ पर अब अगर आपने आलोचना ग्रंथ आलोचकों के पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं कि शांति प्रिय द्विवेदी ने युग और साहित्य नाम से आलोचना ग्रंथ लिखा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य संबंध नाम से लिखा है। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का समाज और रूपवाद नाम से लिखा। वहीं इंद्रनाथ मदान ने आधुनिक कविता का मूल्यांकन नाम से इन्होंने जो है आलोचना ग्रंथ लिखे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है 4 1 2 3 विकल्प यानी सी विकल्प सही हो जाता है। अब इस प्रश्न से एक पैटर्न हम समझते हैं कि जो भी आलोचक हैं उनके आलोचना ग्रंथ कौन कौन से हो सकते हैं। आप उन्हें जब पढ़ें तो उनके कम से कम नाम जरूर याद रखें कि यह जो है आलोचना ग्रंथ किस आलोचक का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मजदूरी और प्रेम निबंध में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने कामों में उनकी प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आ, ये मजदूरी और प्रेम जो है वो सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा हुआ निबंध है। वहां से यह निबंधों के कथन आए हैं और इन्हें जो है पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये थोड़ा कठिन प्रश्न है क्योंकि निबंधों में हम बहुत याद नहीं रख पाते कि कौन सी बात पहले कही गई है और कौन सी बात बाद में कही गई है। लेकिन इस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं जिससे आपको यह पता चलता है कि टेक्स्ट बुक को कितनी और गंभीरता से पढ़े जाने की जरूरत है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले हल चलाने वाले और भीड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला कथन यही है। पहले इस निबंध में पहला इनमें से पहला कथन यही कहा गया है। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की मजदूरी। यह दूसरा कथन है। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने कामों में ही प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि BADEC इसका जो है उत्तर हो जाएगा। रचनाकार हमने बता दिया कि सरदार पूर्ण सिंह है और इन्होंने जो है बहुत कम निबंध लिखे और ये बहुत कम निबंध लिखकर ही
समझ लीजिए हिंदी निबंध में अमर हो गए हैं एक तरीके से। इनके अगर आप निबंध देखेंगे तो मुश्किल से ये 5-6 निबंध ही हम बहुत प्रमुखता से देखते हैं, जिसमें वे सच्ची वीरता है, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, और ये निबंध मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट विटमैन, इनके ये कुछ महत्वपूर्ण हिंदी निबंध हैं। और इन्होंने कुछ अंग्रेजी में और पंजाबी में भी बहुत सारे निबंध लिखे हैं। ये अध्यापक भी हैं, वैज्ञानिक भी रहे हैं, और एक अच्छे शिक्षाविद भी जाने जाते हैं। और इस निबंध में जो है मजदूरी और प्रेम में हम देखते हैं कि निबंध के कुछ उपशीर्षक हैं, और कई बार हमने देखा है कि उपशीर्षक जो है वो उनके क्रम लगाने के को भी दिया हुआ है। तो अगर आप इसे नोट कर लें तो शायद आपके लिए यह बहुत ज़रूरी और काम का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हल चलाने वाले का जीवन, गडेरिये का जीवन, यह जो निबंध है यह इन्हीं उपशीर्षकों में विभाजित है। मजदूरी और मजदूर और मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, छठा मजदूरी और फकीरी। हालांकि मैं यह जानता हूँ कि आप जो है जब ये निबंध पढ़ेंगे तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे, लेकिन यहाँ जब आप इस एनालिसिस को देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें अगर आप यहाँ से भी देख लेते हैं तो जब आप एक बार फिर से पढ़ेंगे इस निबंध को तो चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से और बहुत गहराई से आपके दिमाग में वो मार्क हो जाएंगी। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, और आखिरी पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। पश्चिमी सभ्यता नया आदर्श। ठीक है, तो ये 8 शीर्षकों में यह निबंध जो है विभाजित है। अगला प्रश्न, हिंदी निबंध और निबंधकार का सही युग्म है। सब मिट्टी हो गया, माधव प्रसाद मिश्र, धरती और धान, राम वृक्ष बेनीपुरी, मुझे मेरे मित्रों से बचाइए, अ, पद्म सिंह शर्मा, उजड़ा स्वर्ग रघुवीर सिंह, नगर वधु पांडे विचन शर्मा, उग्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है और आपको बताना है कि कौन से निबंध किसके हैं, यानी कौन से युग में सही हैं। तो हम देखते हैं कि सब मिट्टी हो गया वो माधव प्रसाद मिश्र का ही निबंध है। धरती और धान जो है राम वृक्ष बेनीपुरी का नहीं है। धरती और धान जो है वो बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा का अंश है। बेचन शर्मा उग्र, राम वृक्ष बेनीपुरी का नहीं है। मुझे मेरे मित्रों से बचाइए पद्म सिंह शर्मा का ही है। उजड़ा स्वर्ग जो है वो रघुवीर सिंह का ही है। और नगर वधु जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है, ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। और उपन्यास है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है उपन्यास। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी की सार्वदेशिक व्यापकता के संबंध में निम्नलिखित कथन मिलते हैं। हिंदी की व्यापकता और लोकप्रियता का एक कारण साहित्य एवं संगीत की दृष्टि से उसकी संपन्नता भी है। हिंदी को देशव्यापी बनाने में वैष्णव धर्म, सूफी संतों, निर्गुण सगुण कवियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सभी रीतिकालीन हिंदी कवि राज्याश्रित थे। हिंदी के विकास में राजनीतिक परिस्थितियों और गतिविधियों का बड़ा हाथ रहा है। अहिंदी प्रदेश व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए हिंदी की सार्वदेशिकता का विकास अवरुद्ध हुआ। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर हिंदी की सार्वदेशिक व्यापकता के संबंध में कुछ कथन कहे गए हैं, उन्हें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो ठीक कथन है कि लोकप्रियता का जो सबसे बड़ा सबसे एक कारण है, उसमें एक कारण ये है कि साहित्य और संगीत की दृष्टि से
उसमें संपन्नता है, वो संपन्न है संगीत और साहित्य के मामले में हिंदी। और हिंदी को देशव्यापी बनाने में जो है वैष्णव धर्म, सूफी संत, निर्गुण, सगुण इन कवियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी कथन सही है। सभी रीतिकालीन हिंदी कवि राजाश्रित थे, नहीं यह कथन गलत है। कुछ रीतिकालीन कवि ऐसे भी थे जो राजाश्रित नहीं थे। हिंदी के विकास में राजनीतिक परिस्थितियों और गतिविधियों का बड़ा हाथ रहा, ये बात ठीक है। अहिंदी प्रदेश व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए हिंदी की सार्वदेशिकता का विकास अवरुद्ध हुआ। ये महत्वपूर्ण मतलब ये कथन जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर ए, बी और डी सही कथन हो जाएंगे। इसका सही हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न, लॉन्जाइनस उदात्त के 5 स्रोत मानते हैं, इनका सही अनुक्रम है। महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव, प्रबल तथा अंतः प्रेरित भाव, अलंकारों, विचारालंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग और भव्य शब्द योजना। तो यहाँ जो लॉन्जाइनस हैं जिन्होंने उदात्त नाम का जो है सिद्धांत दिया था, और लॉन्जाइनस कहते हैं कि जो पहला जो इसका अनुक्रम है उदात्त का, वो महान विचारों की उद्भावन की क्षमता होनी चाहिए। फिर वे कहते हैं प्रबल और अंतः प्रेरित भाव होना चाहिए, अलंकारों, विचार अलंकारों और शब्दालंकारों का समुचित प्रयोग होना चाहिए, भव्य शब्द योजना होनी चाहिए और रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव होना चाहिए। यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा ए, सी, डी, ई और पी। यहाँ जो लॉन्जाइनस है, लॉन्जाइनस का जो यूनानी नाम है वो हम जान लें कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र से लिया गया प्रश्न है। लिंगुनस, लिंगिनुस, लिंगुनस जो है इनका यूनानी नाम है और अंग्रेजी नाम इनका लॉन्जाइनस है। और यहाँ पे उदात्त का जो इन्होंने सिद्धांत दिया, उदात्त का मतलब होता है महान, ग्रेट। ठीक है। इनकी जो पुस्तक है वो पेरी इप्सुस, जिसे हम पेरीहुप्सुस भी कहते हैं, पेरीहुप्सुस। ठीक है। इनका जो समय है वो ईसा की प्रथम सदी से, है ना, जो प्रथम सदी से जो है वो तीसरी सदी के बीच कहीं मानी जाती है। अगला प्रश्न, किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। परिंदे कहानी का उक्त कथन किसने कहा? ह्यूबर्ट ने, करीमुद्दीन ने, मिस लतिका ने और डॉक्टर मुखर्जी ने। तो किसने कहा? यह कथन जो है डॉक्टर मुखर्जी ने कहा है। वो भी लतिका के संबंध में यह कथन उन्होंने कहा है। और हम जानते हैं कि जो यह जो परिंदे कहानी है वो निर्मल वर्मा की कहानी है, और यह कहानी उन्होंने जो है 1959 में लिखी थी। यह प्रकाशित भी हुई थी और जो बाद में परिंदे कहानी संग्रह में ही संकलित है, और जो कि 1960 में इनका कहानी संग्रह ये प्रकाशित हुआ था। और निर्मल वर्मा के जो कहानी संग्रह है, आप उसे जब अपने कहानी संग्रहों को पढ़ेंगे हिंदी विधा के इतिहास में, जिसमें कहानियों का इतिहास होगा, विकास होगा, तो उसमें आप निर्मल वर्मा की जो और कहानियां हैं, संग्रह हैं, जिसमें महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों में जैसे जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां, वे जरूर याद रखेंगे। और वे कब प्रकाशित हुए हैं सन के अनुसार, क्योंकि वे क्रम भी पूछते हैं प्रश्नों में। अगला प्रश्न देखिए, बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में हुआ है? राजा निर्बंसिया, लाल पान की बेगम, आकाशदीप, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। तो आप बताइए बलरामपुर नामक स्थान का उल्लेख किस कहानी में हुआ है? तो ये लाल पान की बेगम कहानी में हुआ है। परेश्वरनाथ रेणु की कहानी है। कब लिखी गई है? 1957 में लिखी गई है। और यह कहानी भी जो है उनकी ठुमरी कहानी संग्रह में ही संकलित है। अभी मैंने बताया कि ठुमरी कब आई थी, 1959 में ठुमरी कहानी संग्रह प्रकाशित हुई थी।
बलरामपुर में ही मेला देखने वे जा रहे होते हैं, है ना? जिसमें बिरजू है, बिरजू की माँ है, बिरजू के पिता है, चंपिया है ना? यह जो है इस कहानी में रेणु जी ने नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान की चाह को अभिव्यक्ति दी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वीराज रासो मध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी में नहीं, जैसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है। यह कथन किसका है? धीरेन्द्र वर्मा, माता प्रसाद गुप्त, शिव प्रसाद सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, यानी पृथ्वीराज रासो जो है वो मध्यकालीन ब्रजभाषा में लिखा गया है, ऐसा ये विद्वान मानते हैं। और वे कहते हैं कि लोग मानते हैं कि वह पुरानी राजस्थानी में लिखा गया है, लेकिन वह मध्यकालीन ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो यह कथन किसका है? यह कथन जो है धीरेन्द्र वर्मा का कथन है कि पृथ्वीराज रासो जो है मध्यकालीन ब्रज भाषा में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखा है, हम सभी जानते हैं, और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और ये जो कवि हैं हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। इसमें जो छंदों की संख्या है वो 1300 छंदों की संख्या है, और इस कारण इसे छंदों का अजायब घर भी कहते हैं। और इस पृथ्वीराज रासो के हम देखते हैं कि इसके चार जो है संस्करण हमें मिलते हैं। इसके जो सबसे वृहद बृहद जो संस्करण है उसमें 69 सर्ग हैं, और इसी को आधार मानकर हम इस ग्रंथ को लेकर चलते हैं। 69 सर्ग इसमें हम देखते हैं। और हम जैसा कि हमने बताया कि इसमें जैसा कि धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि इसकी भाषा जो है वो मध्यकालीन ब्रजभाषा है, लेकिन कुछ विद्वान इसे राजस्थानी हिंदी भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, सार्वजनिक गणपति पूजा का आरंभ, असहयोग आंदोलन का आरंभ, बंग विभाजन की घोषणा। तो ये कुछ राजनीतिक घटनाएं हैं, उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो अगर आप याद कर पाए तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ये जो है अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जो पहला अधिवेशन है वो 1915 में हुआ था। और कहाँ हुआ था इसका अधिवेशन? हरिद्वार में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। और ढाका में यह मुस्लिम लीग अस्तित्व में आया था। सार्वजनिक गणपति पूजन का जो प्रारंभ है वो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में पहली बार उन्होंने पुणे में सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की थी कि हम जो है गणपति पूजा का आरंभ कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ है वो 5 सितंबर 1920 को गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू की थी। और बंग विभाजन जो है 1905 में, 5 6 नहीं 5 में ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंग विभाजन की घोषणा की गई। और आपके सिलेबस में एक निबंध भी है लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके, जिसमें शिव शंभू के चिट्ठे नामक जो निबंध है, जिसमें बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन को पर व्यंग कसे हैं, जिसमें वो बंग विभाजन का भी जहाँ जिक्र आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा तीसरा विकल्प है CEBAD, यह जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। काव्य लक्षण और उनके आचार्य। वाक्यम रसात्मक काव्यम, शब्दार्थो शब्द काव्यम, गद्यम पद्यम च तद्विधा, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य शब्दो अयम गुणालंकार संस्कृतियो शब्दार्थ यो वर्तते। वामन विश्वनाथ भामा पंडितराज जगन्नाथ से उनका मिलान करना है काव्य लक्षण के बारे में। भारतीय काव्य शास्त्र में आपको काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और इस तरीके के जो संप्रदाय हैं उन सभी के, जिसमें औचित्य संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति रीति, ये जो संप्रदाय हैं इनके कौन प्रवर्तक हैं उनके बारे में प्रश्न आ सकते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काव्य लक्षण से संबंधित प्रश्न आए हैं कि किस काव्य लक्षण को किस आचार्य के द्वारा
दिया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वाक्यम रसात्मक काव्यम जो है वो विश्वनाथ ने दिया था, और शब्दार्थो सवितौ काव्यम जो है ये भामह ने कहा है। शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह। रमणीयार्थ प्रतिकात्मक शब्द काव्यम ये जो है पंडितराज जगन्नाथ ने कहा है। काव्य शब्दों एवं गुणालंकार संस्कृतियों शब्दार्थ यो वर्तते वामन ने कहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो सही उत्तर हो जाता है 2, 3, 4 और 1। ठीक है। इसी तरह हम यहाँ से एक चीज और देख सकते हैं कि वामन का समय क्या है, विश्वनाथ का समय क्या है, भामा का क्या समय है और जगन्नाथ का क्या समय है। तो जब हम भारतीय काव्य शास्त्र जब पढ़ेंगे तो वहाँ आप अब देखेंगे, देखिएगा आप कि वामन का जो समय है वो 8वीं से 9वीं शती है। विश्वनाथ का जो समय क्या है, भामा का क्या समय है, भामा जिसे अलंकार संप्रदाय का जनक कहा जाता है, उनका समय क्या है, उनके द्वारा कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। जगन्नाथ का समय क्या है, उनके द्वारा जो कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, जिसमें हम देखते हैं कि रस गंगाधर जो है इनका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी तरह वामन का अलंकार सूत्र उन्होंने दिया है, विश्वनाथ ने विश्व जो है साहित्य दर्पण नामक पुस्तक लिखी है। तो इस तरह जब आप पढ़ेंगे तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, इस तरीके की जो अतिरिक्त सूचनाएं हैं वो आप जरूर देखते जाएं। और यही पढ़ने का मतलब होता है कि कुछ नई चीजें हम देखते जाएं और नए पैटर्न को समझते जाएं। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में नाटक है और सूची 2 में उनके पात्र हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अंजू दीदी, आषाढ़ का एक दिन, अनिमा, प्रियंगमंजरी, मालिनी और लीला। तो आप बताइए कि कौन से नाटक में कौन सा पात्र आया है। तो जो चंद्रगुप्त नाटक है उसमें हम देखते हैं कि लीला नामक पात्र है। आप लीला से सोचेंगे कि लीला एक जो है, वहां पे हम देखते हैं एक और द्रोणाचार्य शंकर से इसके जो नाटक है उसमें लीला नाम की भी पात्र आती है। स्कंदगुप्त में जो है मालिनी नामक पात्र आती है। अंजो दीदी में अनिमा आती है और आषाढ़ का दिन में प्रियंग मंजरी आती है। तो यहाँ पर जो हमारा चौथा विकल्प हो जाएगा 4, 3, 1, 2 वो सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है और यह कब लिखी गई है, इनका 1931 में। समय सब नाटकों का आपको याद होना चाहिए जो आपकी सिलेबस में लगे हैं, और नहीं भी लगे हैं तो जो महत्वपूर्ण नाटककार हैं उनको कौन कौन से महत्वपूर्ण नाटक है। स्कंदगुप्त 1928, अंजो दीदी 1955, आषाढ़ का एक दिन 1958। ठीक है। अगला प्रश्न, पाली के प्रसिद्ध वैयाकरण कच्चायन के अनुसार पाली में कितनी ध्वनियां थीं? 40, 41, 42 और 43। तो पाली की जो वैयाकरण है कच्चायन, उनके अनुसार जो पाली में ध्वनियों की जो संख्या है वो 41 मानी गई है। वहीं आप देखेंगे कि जो एक और पाली के वैयाकरण है मोगलान, मोगलान कहते हैं कि जो पाली में जो ध्वनियों की संख्या वो 43 है। तो मोगलान के अनुसार पूछे तो 43 और कचान के अनुसार पूछे तो 41। वैसे सामान्यतः माना जाता है कि जो पाली में जो है ध्वनियों की संख्या है वो 47 है। तो मोगलान के अनुसार 43 पूछे तो बताना, और कचान के अनुसार पूछेगा तो 41 बताना है। अगला प्रश्न, सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा के कथन हैं। तो यहाँ मनोरमा जो पात्र है सिंदूर की होली में, उसके कुछ कथन दिए गए हैं और बताने की कौन से उसके हैं। मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती लेकिन प्रेमी बना लूंगी। तुम जानती हो मैं किसे प्रेम करती हूँ, प्रेम 2, 4 से तो नहीं हो सकता। और फिर अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। कला की भावना किसके भीतर नहीं होती। शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है, कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। तुम कहते हो कि तुम जीवन भर अविवाहित रहोगी, इतना ही नहीं कितनी अनर्गल बातें तुम कह जाते हो। 10 वर्ष का समय बीत गया, मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहा तुम स्वयं जानते हो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मनोरमा ही ये बात कहती है कि मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती लेकिन प्रेमी बना लूंगी।
और दूसरा कथन, तुम जानती हो कि मैं किसे प्रेम करती हूँ, प्रेम 2-4 से तो नहीं हो सकता, फिर अब प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। यह कथन मनोरमा के द्वारा नहीं कहा गया है, यह चंद्रकला के द्वारा कहा गया है। कला की भावना किसके भीतर नहीं होती? शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है, कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संति है। यह भी जो है मनोरमा के द्वारा कहा गया है। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष है, ये मनोरमा के द्वारा कहा गया है। और यह कथन जो है, तुम कहते हो कि तुम जीवन भर विवाहित रहोगे, इतना ही नहीं कितनी नर्गल बातें तुम कह जाते हो, यह जो है मनोरमा के द्वारा नहीं कहा गया है। तो ए सी और टी यहाँ पे सही कथन हो जाएंगे। तो जो भी सिंदूर की होली के जो पात्र हैं, जिसमें चंद्रकला है, मनोरमा है ना, और रजनीकांत, तो खैर वो रजनीकांत तो वहाँ मर ही जाता है, उसका तो कोई कथन नहीं है, लेकिन मुरारी लाल, माहिर अली, भगवंत सिंह और जो डॉक्टर है, वहाँ उनकी कथन जो भी आए हैं, उन्हें आप जब नाटक पढ़ेंगे तो जरूर देखेंगे। सिंदूर की होली जो है 1934 में लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया नाटक है, और यह एक समस्या नाटक है। और लक्ष्मी नारायण मिश्र के जो भी समस्या नाटक हैं, आप जब पढ़ेंगे तो इसे जरूर देखें। और उन्होंने कुछ ऐतिहासिक नाटक भी लिखे, उसे भी आप ध्यान रखें, ठीक है। और उन्होंने कुछ पौराणिक नाटक भी लिखे हैं, नारद की वीणा चक्रव्यूह, चित्रकूटा, इस तरह के जो नाटक हैं उन्हें आप जरूर देखें। अगला प्रश्न, कविता क्या है निबंध से संबंधित सत्य कथन है? इस शीर्षक से शुक्ल जी ने 1909 में एक छोटा सा लेख लिखा था। निरंतर संशोधन परिवर्धन के द्वारा अंततः 1929 में इसे अंतिम रूप प्राप्त हुआ। कविता का अंतिम लक्ष्य मनुष्य हृदय से सामंजस्य स्थापन करके उनके साथ जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है। सौंदर्य बाहर और मन के भीतर की वस्तु है। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है। तो हाँ, कविता क्या है जो निबंध है शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, और 1909 में इन्होंने एक छोटा सा लेख लिखा था। और निरंतर संशोधन परिवर्धन के द्वारा जो है 1929 में इसे अंतिम रूप प्राप्त हुआ था, ये भी सही कथन है। और कविता का जो अंतिम लक्ष्य मनुष्य हृदय से सामंजस्य स्थापन करके उनके साथ जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है, यह जो है कविता क्या है निबंध में नहीं कहा गया है। सौंदर्य बाहर और मन की भीतर की वस्तु है, ऐसी कोई बात वहां नहीं है। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाले मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है, यह कविता क्या है निबंध में ए बी और ई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कविता क्या है निबंध जो है हम देखते हैं कि वो 1929 में आई है, ये इंफॉर्मेशन आप याद रखें। और जो आचार्य शुक्ल के जो निबंध हैं, जिन्हें हम चिंतामणि के संग्रह के रूप में देखते हैं, इनके जो संग्रह 4 भागों में आए हैं। और हमने पिछले वीडियो में जब हम एनालिसिस किया है तो उन चारों भागों के कब कब प्रकाशन और किन किन संपादकों के द्वारा ये संपादित हैं, ये हमने बताए हैं। तो आप अगर अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखें तो आप उसे ज़रूर देखें। बार बार एक ही बातों को दोहराने से वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंकों का सही अनुक्रम है? कथानक, विचार, चरित्र, गीत और पद योजना। तो आप बताइए कि अरस्तु ने जो त्रासदी का सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने 6 अंग माने हैं, यहाँ पर 5 अंग दिए गए हैं, जिसमें जो एक अंग जो है यहाँ पर नहीं दिया गया है वो है दृश्य विधान। उसमें ये जो क्रम है वो कौन से क्रम पहले आते हैं और कौन से बाद में आते हैं, इन्हें ही आपको बताना है। तो यहाँ हम देखते हैं जो कथानक है वो पहला है, और चरित्र दूसरा है, विचार तीसरा, पद योजना चौथा, और गीत जो है पांचवा। इस तरह हम ACBED उत्तर की तरफ पहुंच जाते हैं। अरस्तु ने जो है त्रासदी का सिद्धांत दिया, और त्रासदी के सिद्धांत को वे कहते हैं कि वो यह अ, एक ऐसी विधा है जिसमें हम देखते हैं कि कहानी का जो अंत होता है, काव्य का जो अंत होता है वो क्या होता है, वो दुखांतक होता है। और ये कहते हैं कि यह जो दुखांतक है वो क्या करता है, वो हमारा जो है
परिशंसन करता है, हमारे दूषित विचारों को जो है उसका शमन कर देता है, यानी हम वो विरेचन करता है। तो यहीं से वो विरेचन का भी सिद्धांत देते हैं, जिसे वो कथारसिस का कहते हैं। तो कथारसिस के द्वारा कहते हैं कि जो ये दुखांतक काव्य होते हैं, हमें जो है हमारे दूषित विचारों को निकालने का काम करते हैं, और वे दुखांतक नाटकों की जो है एक तरीके से प्रतिष्ठा करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विहार से जब बाहर निकला तो चित्त प्रसन्न था, आती बार मैंने रास्ते की ओर दृष्टि ही नहीं दी थी। निपुणिका आंगन के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, उसकी सखी बनकर मैं जब बाहर आया तो यद्यपि बाणभट्ट नाम से ही मेरी प्रसिद्धि है, पर यह मेरा वास्तविक नाम नहीं है। निपुणिका ने अपनी स्वामिनी को छिपा रखने के लिए जिस स्थान को चुना था, उसके दर्शन मात्र से मेरा हृदय बैठ गया। भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतराते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो बाणभट्ट की आत्मकथा नामक जो उपन्यास है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, इसमें कुछ आई पंक्तियां हैं, उनके क्रम को व्यवस्थित करना है। अब आप कहेंगे कि गद्य की पंक्तियों को जो है कैसे क्रम में लगाया जा सकता है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो यह एक ही दृश्य यहाँ पर हमें दिखाई देता है, और एक ही दृश्य के बारे में वर्णन है, और उस वर्णन में कौन सा वर्ण पहले है बाद में है, ये थोड़ा मुश्किल तो जरूर है, पर अगर आप कहानी को याद रखे हुए हैं तो आप कहीं ना कहीं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो आप देखिए कि जो पहला कथन है, यहाँ पे बाणभट्ट नाम से ही मेरी प्रसिद्धि है, पर मेरा यह वास्तविक नाम नहीं है, इसमें हम देखते हैं कि यह पहला कथन है। भावी जीवन की रंगीन कल्पनाओं में डूबते उतराते मनुष्य को आसपास देखने की फुर्सत कहाँ होती है, यह दूसरा कथन है। तो हम देखते हैं कि सी और ई यहाँ पर दिख जाता है हमें बी कथन में, बी ऑप्शन में, तो हमारा जो ये सही हो जाता है CEBD A। और बाणभट्ट की आत्मकथा के अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो उपन्यास हैं, उन्हें आप जरूर याद रखें, जिनमें हम देखते हैं कि चारुचंद्र लेख जो है, पहले तो बाणभट्ट की आत्मकथा ही देख लें। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में लिखा गया है। चारुचंद्र जो लेख है वो 1963 में लिखा गया है। उसके बाद पुनर्नवा 1973 में आता है, और सबसे आखिरी उपन्यास जो उन्होंने 4 ही उपन्यास लिखे हैं, 1976 में अनामदास का पोथा नाम से आता है। ठीक है, इनके बारे में आप जब पढ़ें तो एक और बात पढ़ लें कि इन सभी उपन्यासों में वर्ण विषय क्या क्या है, क्योंकि ये सभी जो है वो ऐतिहासिक उपन्यास हैं, और इन ऐतिहासिक उपन्यासों में किस समय के इतिहास का वर्णन किया गया है, इसे आप जरूर याद रखें, क्योंकि बहुत बार मिलान के रूप में आ जाता है कि चारुचंद्र लेख का जो उपन्यास है वो किस समय का है, यानी उसमें किस समय की कथा कही गई है, और अनामदास का पोथा में किस समय की कथा है, पुनर्नवा में किस समय की कथा है। अगला प्रश्न, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। पत्र पत्रिकाएं हैं और उनके संपादक हैं। सज्जन कीर्ति सुधार, प्रयाग समाचार, शुभचिंतक, बिहार बंधु। संपादक हैं सीताराम, केशवराम भट्ट, वंशीधर और देवकीनंदन त्रिपाठी। यहाँ पर एक हमें याद आ रहा है, जो बिहार बंधु पत्रिका है उसके जो संपादक हैं वो केशवराम भट्ट हैं। तो डी का दूसरा 2 जगह है, और यहाँ पे सज्जन कीर्ति सुधार है वो वंशीधर हमें पता चलता है। प्रयाग समाचार देवकीनंदन त्रिपाठी हैं, और जो शुभ चिंतक है वो सीताराम है। तो इस तरह हमारा जो उत्तर हो जाता है वो 3 4 1 2, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो पत्र पत्रिकाएं, जो हिंदी की पत्र पत्रिकाएं हैं और उनके कौन कौन संपादक हैं, आप उसे जरूर याद रखेंगे। और एक बात और याद रखकर चलिए कि इन पत्रिकाओं का प्रकाशन कब हुआ था। अगले स्लाइड में हमने जो है कुछ पत्रिकाओं को यहाँ पर आपके सामने रखा है,
जिसमें उनके प्रकाशन वर्ष और कहाँ से वे निकलती हैं और उनके कौन संपादक हैं, ये थोड़ा हम एक नज़र इन पर देख लेते हैं। उदंत मार्तंड जो है साप्ताहिक पत्रिका थी, 30 मई 1826 को कलकत्ता से निकलती थी, जिसके संपादक जुगल किशोर थे। बंगदूत साप्ताहिक पत्रिका थी, 1829 में कलकत्ता से निकलती थी, राजा राम मोहन राय के संपादकत्व में। बनारस अखबार साप्ताहिक पत्रिका थी, 1845 में बनारस से निकलती थी, राजा शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। सुधाकर साप्ताहिक पत्रिका थी, 1850 में काशी से निकलती थी, बाबू तारा मोहन मित्र के द्वारा। जब आप इन पत्रिकाओं को देख रहे हो तो आप इन्हें नोट भी कर लें और याद कर लें। कई बार प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनके क्रम को लगाने के लिए आता है, और अभी हमने देखा कि इनके संपादकों से इनके मिलान के लिए आया है। तो इसी ढंग से आप इन पत्रिकाओं को याद रखें। बुद्धि प्रकाश जो है 1852 में आगरा से निकलती थी, मुंशी सदा सुखलाल के संपादकत्व में। प्रजा हितैषी 1855 आगरा राजा लक्ष्मण सिंह। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका है 1868 काशी भारतेंदु के द्वारा। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 बनारस से भारतेंदु के द्वारा। बाला बोधनी मासिक पत्रिका थी 1874 में, बनारस से ही निकलती थी, भारतेंदु के द्वारा। भारत मित्र कलकत्ता से निकलती थी और रुद्रदत्त इसके संपादक थे। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका थी 1877 में, प्रयाग से निकलती थी, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। आनंद कादम्बरी 1881 में मिर्जापुर से निकलती थी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन के द्वारा। ब्राह्मण मासिक पत्रिका थी 1883 से निकलती थी, कानपुर 1883 में निकली थी, कानपुर से प्रताप नारायण मिश्र के संपादकत्व में। उपन्यास जो पत्रिका है, मासिक पत्रिका है, 1898 में काशी से निकली, गोपालराम गहमरी के द्वारा। सुदर्शन पत्रिका के संपादक देवकी नंदन खत्री हैं और माधव हैं। काशी से निकलती थी 1900 में। समालोचक मासिक पत्रिका 1902 में जयपुर से निकलती थी, गुलेरी जी ने इसे निकाला था, तो उनके संपादकत्व में ये निकली थी। सुधा मासिक पत्रिका थी 1929 में निकली थी, लखनऊ से, दुलारीलाल भार्गव इसके संपादक थे। विशाल भारत जो है बनारसी दास चतुर्वेदी के नाम से जुड़ी हुई बहुत एक तरीके से विख्यात पत्रिका है, 1928 में कलकत्ता से निकलती थी। साहित्य संदेश मासिक पत्रिका थी, बाबू गुलाब राय के द्वारा, आगरा से निकलती थी, 1937 से। नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका थी, गांधी जी से निकालते थे, अहमदाबाद से 1921 से निकालना इन्होंने शुरू किया। देश साप्ताहिक पत्रिका थी, राजेंद्र प्रसाद निकालते थे, पटना से 1920 में। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी अपने समय की, 1924 से जबलपुर से निकलती थी। प्रतीक पत्रिका अज्ञे की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, 1947 से निकलना प्रारंभ हुई थी, इलाहाबाद से। धर्मयुग धर्मवीर भारती के नाम से प्रसिद्ध है, बंबई से निकलती थी, यह 1950 से निकलना शुरू हुई थी और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ज्ञानोदय एक मासिक पत्रिका थी, 1955 से निकलना आरंभ हुई, कलकत्ता से, और इसके जो संपादक थे कन्हैयालाल मिश्र थे। बाद में इसके महत्वपूर्ण संपादक में रविंद्र कालिया का नाम आता है। कृति पत्रिका जो है वो 1958 में दिल्ली से निकलती थी, नरेश मेहता के द्वारा। समालोचक पत्रिका जो है वो हम देखते हैं कि पहले यहाँ पर देखते हैं, समालोचक मासिक पत्रिका गुलेरी जी ने 1902 में निकालना शुरू किया, बाद में इसे रामविलास शर्मा ने निकालना शुरू किया 1958 में, आगरा से। पहल त्रैमासिक पत्रिका है, 1960 से निकलना प्रारंभ हुई थी, जो अब बंद हो गई है, बंद हो चुकी है, ज्ञान रंजन के द्वारा जयपुर से निकाली जाती थी। यहाँ एक और अगर आप जोड़ना चाहें तो बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है तद्भव, 1999 से निकलना शुरू हुई है, और यह कहाँ से निकल रही है, जहाँ तक मैं जानता हूँ लखनऊ से निकल रही है, और इसके जो संपादक हैं वो कौन है, अखिलेश। ठीक है, अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में ध्रुवस्वामिनी के संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं। चंद्रे, तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो, यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रहने पाऊंगी? तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। चंद्रे, मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर जो संवाद दिए गए हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक में,
ये सभी संवाद ध्रुवस्वामिनी पात्र के हैं और इन संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न भी कठिन हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि यह भी इस नाटक के एक ही दृश्य का और एक ही समय का प्रसंग है, जब वह चंद्रगुप्त से बात कर रही है अपने प्रेम प्रसंग के बारे में, ध्रुवस्वामिनी। तो वहां वह पहले क्या कहती है, लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वही जो है, हम्म, ये पहला कथन ही है यहाँ पर, लौट जाओ। तो ये पहले ही वो कहती है, फिर उसके बाद वो कहती है कि अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। यह दूसरा, चंद्र तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो। ये तीसरा, चंद्र मेरे भाग्य में आकाश के धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। चौथा, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ए ई बी डी सी, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और ध्रुव स्वामिनी के बारे में हम जानते हैं कि यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, और 1933 में लिखा गया नाटक है। और यह हम जानते हैं कि पुनर्विवाह की समस्या को लेकर लिखा गया जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जो भी आपको बातें लग रही हैं या कुछ सुझाव देने हैं तो उसके बारे में आप जरूर कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।